अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था मसल टिश्यू, और उसके अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है आज का लेक्चर हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यानी इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि एक मॉडल बताया गया जिसमें ये उन्होंने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो मसल्स हैं वो कैसे कंट्रैक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सबसे पहले है डिस्कवरी कि ये मॉडल सबसे पहले किसने पेश किया था? एच हेग्जले और ए एफ हेग्जले जो है इन्होंने सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को इन्होंने प्रेजेंट किया था। बेटा स्टेटमेंट क्या है इस मॉडल की? स्टेटमेंट क्या है? व्हेन मसल्स फाइबर कंट्रैक्ट, जब मसल्स के जो फाइबर हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान कंट्रैक्शन के दौरान थिक और थिन जो फिलामेंट्स होते हैं बेटा अंडरगो शिफ्टिंग, उनमें चेंजेस आती है। और इसी दौरान इन चेंजेस के दौरान क्या होता है कि आई बैंड की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और आई जो जेड लाइन है बेटा वो गेट क्लोजर, जेड लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है बेटा कम हो जाता है, जेड लाइन मिडल की तरफ जो है वो मूव करती है। ये सारे जो आई बैंड है और इसके अलावा जो जेड लाइन है, एम लाइन किसे कहते हैं, एच जोन किसे कहते हैं, जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि ये सारे जो बैंड्स हैं ये क्या होते हैं। क्लियर? तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देखें सही तरीके से, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आगे सुनें। तो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, यानी आप पास्टुलेट कह सकते हो, इस मॉडल के पास्टुलेट कह सकते हो कि पास्टुलेट्स क्या दिए गए हैं, ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करने लगा है। व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट, जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड पास थिक फिलामेंट। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात याद रखनी है कि इसकी एक एक लाइन जो है वो एक कंसेप्ट है इसमें। अगर आप इसमें किसी एक लाइन को मिस करते हो ना तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत होने के चांसेस हैं। याद रखें यहाँ लिखा हुआ है थिन फिलामेंट जो है ना स्लाइड पास ओवर थिक फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है लेकिन थिक फिलामेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी पोजीशन जो है वो मुस्तकिल रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और उस दौरान क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप एट ग्रेटर डिग्री, यानी ये दोनों जो हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। और इस ओवरलैपिंग के दौरान क्या होता है, जेड लाइन क्लोजर। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्रैम कर लो इन लाइंस को, इनको रट लेना है आप लोगों ने कि जेड लाइन गेट क्लोजर, एच जोन यहाँ पर जब मुकम्मल कंट्रैक्शन होते हैं, फुल कंट्रैक्शन होते हैं, उसी दौरान एच जोन डिस्पेयर हो जाता है। और उसके बाद आई बैंड की जो लेंथ है बेटा वो क्या हो जाती है, शॉर्टन। क्रॉस ब्रिजेस अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। क्रॉस ब्रिजेस किस पर होती है बेटा? ये क्रॉस ब्रिजेस जो है वो खासतौर पे थिक फिलामेंट पे होती है। थिक फिलामेंट के जो हेड होता है उसको क्रॉस ब्रिज कहा जाता है क्योंकि उसने आगे अटैच होना होता है। वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा? एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होगा। क्लियर? क्रॉस ब्रिज कंटेक्ट टू पुल एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद होनी चाहिए। जब क्रॉस ब्रिज कंटेक्ट करेंगे उसी दौरान जो हमारा खास तौर पे एक्टिन फिलामेंट है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ मूव करता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लाइंस को जब तक आप क्रैम नहीं करेंगे तब तक आपके जो ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। जिस बैंड में जो चेंज आ रही है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेड लाइन क्लोजर, यहाँ डायग्राम से हम इस चीज़ को फर्दर समझते हैं, आपके सारे ये लाइन्स सारी रट जाएंगी आपको। एच जोन यहाँ डिसअपीयर हो जाएगा, आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। क्रॉस ब्रिज की अटैचमेंट की जैसे एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ, सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ पुल किया जाता है। क्लियर? अब जरा हम डायग्राम से समझते हैं कि ये सारा फिनोमेना कैसे हो रहा है। यानी आपने ये लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो गई थी कि मसल्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं, जिनको हमने सार्कोमेयर का नाम दिया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सार्कोमेयर है। क्लियर? और सार्कोमेयर का ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इस लाइन को और इस लाइन को बेटा क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ पर मेंशन भी है कि ये जेड लाइन है। ओके हो गया बेटा? और उसके बाद ये जो हमारे पास थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट की जो लेंथ होती है इस लेंथ को क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं। आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक विच कैन पोलराइज द लाइट, जिसमें से लाइट गुजर सके। क्लियर? और ये जो थिक फिलामेंट है रेड कलर में यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया, इसके लिए कौन सा बैंड इस्तेमाल होता है? ए बैंड। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने ये बताई थी कि जहाँ थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग से हट के बाकी जो हिस्सा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, इसको एच जोन कहा जाता है। हील, एच फॉर हील, हील मीन ब्राइट, यानी ये हिस्सा इस किनारे से ब्राइट हिस्सा नजर आता है। क्लियर? और ये बात भी डिस्कस हो चुकी थी कि सेंटर के अंदर एक प्रोटीन होती है जो थिक फिलामेंट को अटैच करके रखती है, अपनी पोजीशन पे फिक्स करके रखती है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं बेटा? एमलाइन कहते हैं। और ये सेंट्रल पॉइंट है, किसी भी सार्कोमेयर का सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? एमलाइन कहलाता है।
अब कंट्रैक्शन के दौरान होगा क्या, अब जरा इसको समझ रहे हैं। डायग्राम आप लोगों ने जरूरी बनानी है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बोर्ड में लॉन्ग के लिहाज से पूछा जाता है। अब सिंपल होता क्या है, लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट ये भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हेड पोर्शन होता है, ठीक है, और ये किसके हेड होते हैं बेटा, ये मायोसिन हेड जो है किसके साथ अटैच होता है, ये अटैच होता है बेटा आगे एक्टिन फिलामेंट के साथ। कैसे अटैच होता है, यहाँ पर जी एक्टिन प्रोटीन के अंदर जो है खड्डा सा होता है जिसके साथ ये हेड जाकर अटैच होते हैं, क्लियर। और कंट्रैक्शन के दौरान यहाँ ऊपर से भी ऐसे ही होगा और नीचे से भी ऐसे अटैचमेंट होती है, क्लियर हो गया बेटा। अब कंट्रैक्शन के दौरान होगा क्या, ये वाली जो क्रॉस ब्रिज है ना ये एक्टिन फिलामेंट को ऐसे मूव करवाएगी इधर, और ये ऐसे पुश करेंगी, यानी जो मूवमेंट होती है ना टुवर्ड द सेंटर होती है, ये सेंटर पॉइंट है। यही बात तो यहाँ लिखी हुई है, क्रॉस ब्रिज कंटैक्ट टू पुल एक्टिन फिलामेंट, ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसको पुल किया जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। सेंटर कौन सा पोजीशन है बेटा, एम लाइन है, यानी कि एम लाइन की तरफ इनको क्या किया जाता है बेटा, पुल किया जाता है। ये हिस्सा ऐसे कंट्रैक्ट करेगा और इन कंट्रैक्शन के दौरान इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ये डायग्राम आपको अब वाज़ेह समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चेंजेस आई है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो दोनों एक्टिन फिलामेंट थे वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गया, ओवरलैप हो गया और मुकम्मल एक रॉड सा बन गया, क्लियर। अब यहाँ एक चीज जो नोट करने वाली वो ये है कि मायोसिन के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रही, यानी कि थिक फिलामेंट के ऊपर कोई चेंज नहीं आती। शिफ्टिंग किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन की होती है। अब ये वाला जब गैप खत्म होगा तो इस गैप को तो हमने एच जोन का नाम दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एच जोन डिसअपियर, फिर। और ये जो जेड लाइन है, जेड लाइन अगर आप देखें तो जेड लाइन क्लोज टू सेंट्रल पोजीशन, ये यहाँ तक आ चुकी है। पहले देखिए जेड लाइन यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रल पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे थी, कितने फासले पे थी। लेकिन जब कंट्रैक्शन हुई है, ऐसे कंट्रैक्शन हुई है, इस कंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे पास जेड लाइन है वो सेंटर के करीब आ चुकी है। अब देख रहे हैं कि ये जेड लाइन है, जेड लाइन गेट क्लोज टू सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। इसके अलावा आई बैंड, अब आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, उसका साइज बहुत कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास ए बैंड है, एंड ए बैंड पर क्या असर पड़ेगा, मायोसिन की कोई पोजीशन तब्दील हुई नहीं है तो ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितने बैंड्स हैं ना इनकी पोजीशन पर क्या चेंज आती है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। पहले नंबर पे जेड लाइन गेट क्लोज टू सेंट्रल पोजीशन ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर की जो एम लाइन है उसके क्लोज जेड लाइन मूव करती है, पहला पॉइंट। ए बैंड चूंकि थिक फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, थिक फिलामेंट को स्लाइडिंग में यहाँ पर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो इसलिए ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एच जोन डिसअपीयर हो चुका है। एच जोन किसका नाम दिया था हमने, ये वाला जो थिक फिलामेंट का हिस्सा है ना जो ओवरलैपिंग में नहीं होता, इसको हमने कहा है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना अब थिन फिलामेंट आ चुके हैं, एच जोन यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। आई बैंड की जो पोजीशन है वो शॉर्ट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्लियर। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये जो पास्टुलेट है इसको याद करना है, इसको क्रैम करना है। अब देखें आप सिंपल देखें ना कि सार्कोमेयर ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा है, तो एक सार्कोमेयर थोड़ी होता है, 1000 सार्कोमेयर होते हैं। जब सार्कोमेयर कंट्रैक्ट करते हैं तो मायोफिब्रिल, जाहिर बात है मायोफिब्रिल के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, तो मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मसल फॉसिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास है वो होल मसल जो है वो इस तरह कंट्रैक्ट करता है। बहरहाल ये जो शिफ्टिंग होती है, इस शिफ्टिंग को कौन करता है, मायोसिन का जो हेड होता है वो हेड, ये वाला हेड इधर मूव करवाता है, ये वाला हेड इधर मूव करवाते हैं, यानी कि जो मूवमेंट होती है ना थिक फिलामेंट की वो टू एंड द सेंटर होती है, सेंट्रल पोजीशन की तरफ होती है, क्लियर बेटा। ये था हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। कोई इसकी जो पास्टुलेट है इतना कोई टफ नहीं है। बहरहाल आपको ये लाइंस सारी क्रैम होनी चाहिए और बैंड्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, कि ये जो क्रॉस ब्रिज बन रही है, ठीक है, ये जो अटैचमेंट हो रही है इस अटैचमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझने के बाद जो थ्योरी हमारी बुक के अंदर दी गई है वो जरा हम बाद में देखेंगे। अब देखिए मसल्स यानी क्रॉस ब्रिज कैसे बनती है, पहले तो ये हमने पॉइंट समझना है। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक। ये जो आपको ये ब्लू शेड में ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ एक पॉलीमर नजर आ रहा है, इसको हमने नाम दिया था एफ एक्टिन का। ये हमारे पास है एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के ऊपर ये जो खड्डा सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ये है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्यों कहते हैं, इधर आके बाइंड या अटैच होगा मायोसिन का हेड, क्लियर। और उसके बाद मैंने बताया था एक और प्रोटीन होती है, 2 स्ट्रैंड होते हैं उसके, ट्रोपोमायोसिन, जो इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, ये ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, क्लियर बेटा। और थर्ड जो कंपोनेंट है थिन फिलामेंट का वो है हमारे पास ट्रोपोनिन। ये हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। अब रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, मसल्स की रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा
ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन ऐसे होती है या वो फोल्ड ऐसे होता है एक्टिन के ऊपर कि बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। क्लियर, ये रेस्ट कंडीशन है। जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो जो कैल्शियम आयन्स है वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल का जो सब यूनिट है जिसको हमने ट्रोपोनिन सी का नाम दिया था वो उस जगह पे अटैच होगा, और कैल्शियम की अटैचमेंट की वजह से मूवमेंट होगी किसके अंदर बेटा, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के अंदर। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, ट्रोपोमायोसिन को। ट्रोपोमायोसिन को अपनी पोजीशन से हटाएगा। कब होता है, जब मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं। और कैल्शियम आयन किसके साथ जुड़ता है बेटा, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और ट्रोपोमायोसिन को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या होता है, ये जो बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट बेटा ये क्या होगी, एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो जाएगी और उसके बाद मायोसिन का जो हेड है वो अटैच होगा। अब ये सारा एटीपी का चक्कर मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, एक लाइन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है सिर्फ उस चीज को समझाने के लिए। अब सिंपल मैकेनिज्म कैसे होगा, जैसे ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है उस दौरान क्या होता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल आके अटैच होता है मायोसिन के हेड के साथ, और मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिवेट हो जाता है। एनर्जी मिलती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। पहले उसकी लो पोजीशन होती है, फिर उसके बाद सीधी पोजीशन में आ जाता है ताकि आगे जाकर इस ग्रूव या बाइंडिंग साइट पर अटैच हो सके। क्लियर। थर्ड फेज में क्या होगा, ये वहां पर अटैच होगा। अटैचमेंट के दौरान ये पुल करेगा, फिर ऐसे पुश करेगा, और इस पुश करने की वजह से एक्टिन फिलामेंट जो है वो इधर मूव करता है। यानी इस डायग्राम से आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा, मैंने कहा है ना कि ये इस तरह मूव करता है। ये जो इतना आसान फिनोमिना नहीं होता। इधर एटीपी अटैच होते हैं, एटीपी के अटैचमेंट के बाद जो मायोसिन के हेड है वो थोड़ा सा राइट पोजीशन पे आएंगे, सही पोजीशन पे आएंगे ताकि आगे जाकर किसके साथ, बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो सके। ये सारा काम एटीपी की शक्ल में हो रहा है। और फिर उसके बाद जब अटैचमेंट होंगे तो उनके अंदर एनर्जी की जैसे ऐसे रहेंगे, ये ऐसे पुश करेंगे, इसकी वजह से जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है वो ऐसे डिस्प्लेस होगा। क्लियर। तो ये सिंपल मैकेनिज्म होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एटीपी रिलीज होगा, दोबारा ये किस नॉर्मल फेज में आ जाएंगे और अपने इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने देखा है कि हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल के इन सारे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब जरा वन बाय वन हम बुक की लाइंस को रटते हैं कि हमारी बुक की लाइंस क्या कह रही है। जरा हम समझते हैं कि बुक की लाइंस हमें क्या कह रही है बेटा। ट्रोपोमायोसिन कवर्स द साइट एट विच द हेड ऑफ मायोसिन अटैच। ये कब बात हो रही है, रेस्ट की कंडीशन में बात हो रही है। कि रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन की जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल इस तरह होगी कि उसने जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट है उसको कवर किया हुआ होता है। फिर उसके बाद कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। कंट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, कंट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयन सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, वो वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और वो आकर अटैच होंगे ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ। मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हुआ है, और फिर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करेगा, वो थोड़ा सा हरकत में आएगा। उसकी मूवमेंट की वजह से ट्रोपोमायोसिन हटेगा अपनी जगह से, ये अपनी जगह से हट गया। पहले देखो इधर पोजीशन थी, अब ये अपनी जगह से हट गया। और फिर क्या होगा, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड एक्सपोज। अब ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई है ताकि आगे मायोसिन हेड आके अटैच हो सके। वंस द मायोसिन हेड इज अटैच, एटीपी इज हाइड्रोलाइज, वहां एनर्जी दी जाएगी और उसी एनर्जी की वजह से ब्रिजेस गोज टू साइकिल, यानी कि कंट्रैक्शन होगी, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एटीपी टूटेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी और उसकी वजह से जो हमारा मायोसिन हेड है ये एक्टिन फिलामेंट को डिस्प्लेस करेगा, ऐसे मूव करवाएगा, या इधर है तो ऐसे मूव करवाएगा। यानी कि मूवमेंट किसकी वजह से होती है, सेंटर की तरफ होती है। क्लियर। तो सेंटर की तरफ ये मूवमेंट होगी और फिर उसके बाद एटीपी वहां से डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा, दोबारा कैल्शियम आयन आएंगे और उसके बाद ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो मायोसिन हेड, यानी ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होता है तब तक जब तक कि हमारी मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन हो रही है। तो ये जो प्रोसेस था हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल यहाँ पर मुकम्मल होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने रट लेना है। रिगर मोर्टिस, इसको हम 7 लफ्जों में कहते हैं लाश का अकड़ जाना। डेथ के बाद हमारी जो बॉडी है वो अकड़ क्यों जाती है, ये सिंपल समझें। एटीपी इज नीडेड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस क्रॉस ब्रिज को जो है वो ब्रेक करने के लिए दोबारा एटीपी की जरूरत होती है ताकि इसका ये जो ताल्लुक है ये टूटे, दोबारा ये किस कंडीशन में आए, नॉर्मल स्टेट में आए। ठीक है, यानी अटैचमेंट के लिए भी एटीपी जरूरत थी और क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। अब जब तक नहीं होगा ना, हमारे मसल्स कंट्रैक्ट स्टेट में रहेंगे। मरने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर एटीपी का लेवल डाउन हो जाएगा। एटीपी का लेवल डाउन होने की वजह से क्रॉस ब्रिज तो बन चुकी है, मसल्स कंट्रैक्ट तो कर चुके हैं, मसल्स को रिलैक्स स्टेट में आने के लिए एनर्जी चाहिए थी, लेकिन डेथ के बाद एटीपी लेवल डाउन हो गया है और ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक नहीं हो रही, नॉर्मल स्टेट में हमारे मसल्स नहीं आ रहे
यानी कि वो कंट्रैक्शन शो कर रहे हैं और एक स्टिफ यानी अकड़ जाती है बॉडी उससे, इतना सख्त कंट्रैक्शन होती है। क्लियर? और जिसको हम क्या कहते हैं, लाश का अकड़ जाना, या जिसे हम सादा लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, रिगर मोर्टिस। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ये आपके बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और आप लोगों ने इस डायग्राम को ज़रूर जो है अपने टेक्स्ट बुक पे इस पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को मार्क्स जो है वो मुकम्मल मिल सकें, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद जो है हाउ ब्रिजेज आर कंट्रोल्ड, इसकी भी डायग्राम बनाकर आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इस डायग्राम को समझेंगे तो तब समझ आएगा, अदरवाइज आपको टॉपिक ये समझ नहीं आएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जो लेक्चर है इंशाल्लाह उसके अंदर हम रोल ऑफ कैल्शियम को देखेंगे डिटेल के साथ, और उसके बाद आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा मसल्स के रिलेटेड, वो ये है कि एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।